कल्पना कीजिए कि आप एक बातचीत की मेज पर बैठे हैं और सामने वाला आदमी हाथ में बंदूक लिए हुए है, आपके पास नहीं है। यही तरीका है जिससे यूक्रेन पिछले 4 सालों से रूस के साथ बातचीत कर रहा है। हर बार जब पश्चिम बहुत करीब आ जाता है, पुतिन सबको अपने हथियारों के जखीरे की याद दिला देते हैं। और ये रणनीति काम करती है। ये इसलिए काम करती है क्योंकि दूसरी तरफ से कुछ भी वापस उनकी ओर नहीं ताना गया है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1994 में यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार था। वो थी उनोसी वॉरहेड्स। और जानते हैं क्या हुआ? उसने वो सब एक कागज के टुकड़े के बदले सौंप दी। 9 अगस्त को ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने एक दस्तावेज का खुलासा किया जो यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री की मेज पर पहुंचा था। ये दस्तावेज अगर आधिकारिक नीति बन जाता है तो 1994 के बाद पहली बार यूक्रेन के हाथ में फिर से एक हथियार दे देता है। और वह ना तो टैंक है, ना मिसाइल है, ना ही पैसा है। मैं तुम्हें बिल्कुल बताऊंगा कि वो क्या है और क्यों यूक्रेन ने इसके लिए 32 साल इंतजार किया। चलो सीधे शुरू करते हैं। दस्तावेज में क्या लिखा है? यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अपना परमाणु शस्त्रागार पेश कर रहा है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि अगर रूस यूक्रेनियों के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो ब्रिटेन अपने परमाणु हथियारों से जवाब देगा। और इसका एक नाम है। इसे परमाणु छतरी कहा जाता है। ये सुनने में ऐसा लग सकता है कि हम एक ढाल की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में ये कुछ और है। ये जवाबी हमले का वादा है। ये योजना प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को सौंपी गई थी। और ये सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। ये नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और पश्चिमी बाल्कन यानी पूर्व युगोस्लाविया के क्षेत्र को भी कवर करता है। अब क्या आपने एक बात पर ध्यान दिया? इनमें से कोई भी देश नाटो में नहीं है। यानी आज दुनिया में कोई भी इन देशों की रक्षा करने के लिए मजबूर नहीं है। ये पहली बार होगा जब उनके पास ऐसा कुछ होगा। इस योजना की रक्षा संबंधी शर्तें भी नाटो के अनुच्छेद 4 और 5 से ली गई हैं। वह प्रसिद्ध एक पर हमला किया तो सब पर हमला किया। लेकिन विचार इतना सरल नहीं है। यूक्रेन को बदले में कुछ चीजें देनी होंगी। उसे रूस के खिलाफ एक स्थायी दीवार के रूप में एक विशाल सेना बनाए रखनी होगी और अपनी ड्रोन तकनीक यूरोपियों के लिए खोलनी होगी। और फिर वो हिस्सा आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यूनाइटेड किंगडम भी इस सौदे में एक चीज चाहता है और वो यूक्रेन से नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें इसकी कीमत दिखाऊं, तुम्हें ये समझना होगा कि जो पेशकश की जा रही है वो कितनी बड़ी है। देखो, यूनाइटेड किंगडम नेटो के 3 देशों में से एक है जिनके पास परमाणु हथियार है। बाकी 2 हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। ब्रिटिश शस्त्रागार इन तीनों में सबसे छोटा है। कुल मिलाकर लगभग 225 वॉरहेड्स हैं बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स के अनुसार। इनमें से अधिकतम 120 कभी भी इस्तेमाल के लिए तैयार रहती है और बाकी देशों से अलग ये सभी पानी के नीचे रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के पास साइलो में मिसाइलें नहीं हैं और ना ही उसके पास परमाणु बम वर्षक है। उसके पास वैनगार्ड क्लास की 4 पनडुब्बियां हैं और उनमें से कम एक हमेशा समुद्र में कहीं न कहीं तैनात रहता है, पूरी तरह से हथियारों से लैस। उत्तरी सागर या बाल्टिक सागर से ये पनडुब्बियां रूस के दिल तक पहुंच सकती हैं और यही अब विचाराधीन है। आइए कीमत की बात करते हैं। इस प्रस्ताव को लिखने वाले व्यक्ति हैं निक बोल्स, जो एक पूर्व कंजर्वेटिव सांसद हैं और ब्रेक्सिट के कारण पार्टी छोड़ चुके हैं। आज उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन उनके पास एक कीमती चीज है, पहुंच। और वो जो प्रस्ताव रखते हैं वो ये है कि इन सब के बदले यूनाइटेड किंगडम को यूरोप में बिना टैरिफ और बिना कस्टम के फिर से सामान बेचने की अनुमति मिल जाए। यही वो चीज है जो उन्होंने ब्रेक्सिट में यूरोपीय संघ छोड़ते समय खो दी थी। और वे सिर्फ सौदे का अच्छा हिस्सा ही चाहते हैं, ना तो इमिग्रेशन स्वीकार करना, ना ही यूरो में शामिल होना, ना ही ब्लॉक में वापस जाना। यानी वे वही चीज वापस चाहते हैं जिसे उन्होंने खुद ही फेंक दिया था। और वे इसके लिए परमाणु हथियारों के जखीरे से कीमत चुका रहे हैं। और देखो, बोलेस अपनी मंशा नहीं छुपाते। उन्होंने ये बात टेलीग्राफ के सामने सीधे कह दी। उन्होंने कहा कि अगर यूनाइटेड किंगडम अकेले सिर्फ
व्यापारिक पहुंच पर बातचीत करने की कोशिश करता है तो वो असफल हो जाएगा। लेकिन अगर वह अपने अनुरोध को एक ऐसे प्रस्ताव के भीतर पेश करता है जो यूक्रेन की समस्या का समाधान करता है तो उसे बेचना काफी आसान हो जाएगा। उनके शब्दों में ये समझाया जा सकता है कि ये कोई स्वार्थी ब्रिटिश समझौता नहीं है। असल में ये एक ऐसा समझौता है जिसे यूरोपीय लोग अपने समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में वे एक आक्रमण किए गए देश के बचे रहने को एक टैरिफ की मांग के लिए गिफ्ट रैपिंग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक आंकड़ा है जो बताता है कि ब्रिटिश लोग इस समझौते को इतना क्यों चाहते हैं। अर्थशास्त्री निक ब्लूम के एक अध्ययन के अनुसार स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के बैंक ऑफ इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों के साथ किया गया, उन्होंने गणना की कि ब्रेक्सिट ने 10 वर्षों में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को 6% का नुकसान पहुंचाया। मेरे लिए यह उदारता नहीं है। ये एक देश है जो बढ़ना बंद कर चुका है और अब अपनी एकमात्र असली कीमती चीज को सौदेबाजी की मुद्रा में बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूक्रेन के लिए इसका ज्यादा मतलब नहीं है। सच तो यह है कि जो देश 4 साल से एक परमाणु शक्ति से मार खा रहा है, उसके पास यह लग्जरी नहीं है कि वह सुरक्षा को सिर्फ इसलिए ठुकरा दे क्योंकि दूसरे का मकसद स्वार्थी है। वह इसे स्वीकार करता है और धन्यवाद कहता है। बस इतना ही। यूक्रेन सच में यह जानना चाहता है कि क्या इस बार वादा सच में कोई मायने रखता है, क्योंकि उसे पहले भी एक वादा मिल चुका है। और यह समझने के लिए कि वह वादा क्यों बेकार था, हमें 1991 में वापस जाना होगा। 1991 में सोवियत संघ टूट गया और यूक्रेन एक ही रात में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन गया। ये उसकी अपनी पसंद नहीं थी। जब सब कुछ रुक गया तब यूक्रेन के क्षेत्र में सोवियत हथियार थे, लगभग 1900 रणनीतिक परमाणु वारहेड। लॉन्च कोड रूसियों के पास थे, लेकिन हथियार यूक्रेन की जमीन पर थे और इससे यूक्रेनियों के पास एक ऐसी सौदेबाजी की ताकत थी जो किसी भी नवगठित देश के पास नहीं थी। अमेरिका और रूस चाहते थे कि उसे विघटित कर दिया जाए और उन्होंने मिलकर दबाव डाला। यूक्रेन ने बातचीत की और उस समझौते पर 5 दिसंबर 1994 को हस्ताक्षर किए गए। बुडापेस्ट में क्लिंटन और येल्सिन, यूक्रेनी राष्ट्रपति कुचमा और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर एक ही मेज पर थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस ने यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान करने का वचन दिया और यूक्रेन ने उन 1900 वॉरहेड्स को रूस को सौंप दिया। लेकिन यह है इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात। अंग्रेजी में आधिकारिक दस्तावेज में गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें अंग्रेजी का एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है, एश्योरेंस। व्यवहार में इससे बहुत कुछ बदल जाता है, क्योंकि गारंटी आपको कार्रवाई करने के लिए बाध्य करती है। वही एश्योरेंस, जिसे गारंटी के रूप में अनुवादित किया जा सकता है, असल में इसका मतलब राजनीतिक प्रतिबद्धता या सद्भावना के वादे के ज्यादा करीब होता है। दूसरे शब्दों में, यह गारंटी किसी को भी एक भी सैनिक भेजने के लिए बाध्य नहीं करती और अमेरिकी वार्ताकारों ने यह शब्द जानबूझकर चुना। स्टीवन फाइफर, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, ने बाद में इसे बिना किसी लाग लपेट के समझाया। वे सैन्य प्रतिबद्धता लेने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी पूरे दस्तावेज को फाड़ने वाला क्रेमलिन था। 2014 में रूस ने क्रीमिया का विलय कर लिया। 2022 में पूरे देश पर हमला कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ जब यूक्रेन ने अपना हक मांगा? इसका जवाब देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम हर हफ्ते यूक्रेन युद्ध की खबरें लाते हैं। तो इसका जवाब आप खुद जेलेंस्की से सुन सकते हैं। जनवरी 2025 में उन्होंने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन को 3 घंटे का इंटरव्यू दिया था और एक हिस्से में वो सब कुछ रोककर बुडापेस्ट के बारे में बात करते हैं। और मैं समझना चाहता हूं कि ये कैसा होगा, किस तरह की सुरक्षा गारंटियां यूक्रेन और रूस दोनों को संतुष्ट करेंगी। यूक्रेन को सबसे पहले सुरक्षा की गारंटी चाहिए। हम खतरे में हैं। इसी वजह से उनका यही नाम है।
मेरे लिए ये कोई मजाक नहीं है। सुनो वो क्या कह रहे हैं। वो बताते हैं कि 5 गारंटी देने वाले थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूनाइटेड किंगडम, और फिर फ्रांस और चीन भी शामिल हो गए। बुडापेस्ट मेमोरेंडम के बारे में। बुडापेस्ट मेमोरेंडम में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी शामिल थी। शुरू में तीन यूक्रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा गारंटी देने वाले यूक्रेन के 3 रणनीतिक मित्र और साझेदार। ये समझौते में था संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हुए। ऐसे 5 देश थे। और फिर वह साफ साफ कहता है कि वहां एक अंग्रेजी शब्द था, वह शब्द था अश्योरेंस, और वो आगे कहता है ये किसी भी तरह की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ये तो सुरक्षा की गारंटी भी नहीं है। अब हम समझते हैं कि ये सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक तरफ ये सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन एक अंग्रेजी शब्द था जितना मैं समझता हूं, एश्योरेंस। इसका अनुवाद आश्वासन के रूप में किया जाता है। आश्वासन, सही है। और इस दस्तावेज में परामर्श की भी व्यवस्था थी। अगर यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन होता, उदाहरण के लिए, तो सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को एक साथ मिलना पड़ता। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि यूक्रेन ने ये पत्र 3 बार भेजे, एक बार क्रीमिया के बाद, फिर डोनबास के बाद, और फिर से फरवरी 2022 में, जब देश पर उसी वक्त हमला हो रहा था। और जानते हैं क्या हुआ? चुप्पी। किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई नहीं आया, कोई सलाह मशविरा नहीं हुआ, और वो जो बचा था उसे एक तस्वीर में समेट देता है जो मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं। वह इसे इस्तेमाल किए गए कागज से भरी ट्रेन कहता है। पहले डिब्बे में बुडापेस्ट मेमोरेंडम, दूसरे में मिन्स्क समझौते। इसी वजह से ब्रिटिश प्रस्ताव यूक्रेनियों के लिए दिलचस्प है, भले ही उस पर यह कीमत का टैग चिपका हो। 32 साल बाद यूक्रेन अब और कागज नहीं चाहता, वो किसी ऐसे को चाहता है जो हथियारबंद हो, उसका नाम जोर से बोले। और देखिए, वो अकेली नहीं है जो इस नतीजे पर पहुंची है। यूरोप के उत्तर में एक देश है जिसने किसी के प्रस्ताव का इंतजार नहीं किया और जून में अपनी समस्या खुद ही हल कर ली। मैं आपको अंत में दिखाऊंगा, क्योंकि यही वह हिस्सा है जिसने क्रेमलिन को सबसे ज्यादा नाराज किया। इससे पहले यहाँ एक साफ साफ सवाल बचा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम क्यों, संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों नहीं, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा शस्त्रागार है? और इसका जवाब मई में जर्मनी में मिला। इस साल 1 मई को पेंटागन ने घोषणा की कि वह जर्मन क्षेत्र से 5000 अमेरिकी सैनिकों को हटा लेगा। और देखिए, पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? उन्होंने रक्षा सचिव नहीं लिखा, उन्होंने युद्ध सचिव लिखा। और इसके पीछे एक वजह है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने छात्रों के एक समूह से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरानी वार्ताकारों द्वारा अपमानित किया जा रहा है। 24 घंटे बाद देखिए ट्रंप ने उनके बारे में क्या कहा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो यूरोपीय संघ के सबसे बड़े देश के नेता की व्हाइट हाउस में प्रेस के सामने बुरी तरह लताड़ रहे हैं। मेरा मतलब है वो बहुत खराब काम कर रहे हैं। उनके पास आप्रवासन की समस्याएं हैं, उनके पास ऊर्जा की समस्याएं हैं, उनके पास हर तरह की समस्याएं हैं, और उनके पास यूक्रेन के साथ एक बड़ी समस्या है। और अगले दिन सैनिकों की वापसी की घोषणा हुई। इसका आकार देखिए, जर्मनी में लगभग 35,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो यूरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उपस्थिति है। रॉयटर्स के अनुसार एक पूरी लड़ाकू ब्रिगेड हटाई जा रही है और साल के अंत में भेजी जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइल यूनिट को रद्द कर दिया गया है। मौजूदगी फिर से वैसी हो गई है जैसी रूस के यूक्रेन पर हमला करने से पहले थी। और ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी है कि स्पेन और इटली अगले हो सकते हैं। अब कोई कहेगा कि यूरोप में सेना कम करना समझदारी है, कि वो शीत युद्ध की विरासत है, और ये एक ईमानदार तर्क है। लेकिन इस आदमी की बात सुनो। ये है सीन बेल, स्काई न्यूज के सैन्य विश्लेषक। उन्होंने जर्मनी में 10 साल सेवा दी है और वो भी मानते हैं कि कम करना समझदारी है। उनका मुद्दा कुछ और है और वही मुद्दा मायने रखता है।
समस्या ये नहीं है कि क्या किया गया, समस्या ये है कि कैसे किया गया। आखिरकार ये एक सहयोगी की आलोचना के सीधे जवाब में किया गया था, और यही वो बात है जो नाटो में एक बड़ी दरार पैदा करती है। उनके शब्दों में, इससे गठबंधन बिखरा हुआ लगता है और रूस और चीन को प्रोत्साहन मिलता है। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार खुद नाटो ने कहा कि वह अभी भी इस योजना के विवरण को समझने की कोशिश कर रहा है। दूसरे शब्दों में, सहयोगियों से अमेरिकियों ने पहले से सलाह नहीं ली थी, उन्हें सिर्फ सूचना दी गई थी। इसी वजह से बॉल्स ने अपना प्रस्ताव लिखी थी। उनका मुख्य तर्क यह है कि कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे आज हों या 10 साल बाद यूरोप की रक्षा उसी तरह करेंगे जैसे वे अपने खुद के क्षेत्र की रक्षा करेंगे। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो था यूरोप की रक्षा ऐसे करना जैसे वो कैंसास हो। अब इस ब्रिटिश प्रस्ताव में एक बड़ी खामी है और मैं आपसे इसे छुपाऊंगा नहीं। ब्रिटिश पनडुब्बियों में जो ट्राइडेंट मिसाइलें होती हैं वे ब्रिटिश नहीं हैं, वे अमेरिकी नौसेना के सामान्य भंडार से किराए पर ली गई हैं। और यूनाइटेड किंगडम की पनडुब्बियां समय समय पर अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के किंग्स बे में एक अमेरिकी बेस पर लौटती है। ब्रिटिश किसी से अनुमति लिए बिना मिसाइल दाग सकते हैं। कोई अमेरिकी कोड सिस्टम को लॉक नहीं करता है। जो वे नहीं कर सकते वह है इस सिस्टम को कई सालों तक अकेले चालू रखना। और इसे देखो, साल 2025 में ग्रैंड यूरोप ने खुद ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन को प्रकाशित किया, जिसमें यह विश्लेषण किया गया कि रूसी सैन्य अधिकारी इस विषय पर क्या लिखते हैं। और निष्कर्ष यह है कि रूसी लोग ब्रिटिश शस्त्रागार को एक विश्वसनीय खतरे के रूप में देखते हैं जो रूस को अस्वीकार्य नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। सच्चाई यह है कि उन्हें वारहेड्स की संख्या में बराबरी करने की जरूरत नहीं है। रूस के पास लगभग 4400 हैं इस साल की न्यूक्लियर नोटबुक के अनुसार। वहीं यूनाइटेड किंगडम के पास 120 तैयार हैं, लेकिन यह अंतर मायने नहीं रखता, क्योंकि बस इतना होना चाहिए कि आप दुश्मन की वह चीज तबाह कर सके जिसे वह खोना नहीं चाहता। अब वापस उस देश की ओर चलते हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। फिनलैंड के मामले को देखें, जिसने पूरी शीत युद्ध के दौरान किसी भी पक्ष का चुनाव नहीं किया। साल 1987 में उसने अपने क्षेत्र में किसी भी परमाणु हथियार को कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया, यहाँ तक कि युद्ध के समय भी नहीं। ये कानून लगभग 40 साल तक चला। इस साल 17 जून को फिनलैंड की संसद ने इसे हटा दिया। 125 वोट पक्ष में, 61 वोट विरोध में। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने 26 तारीख को हस्ताक्षर किए और बदलाव 1 जुलाई को लागू हो गया। फिनलैंड का कहना है कि उसकी अपने यहाँ कोई भी वारहेड तैनात करने की योजना नहीं है, लेकिन कानूनी रास्ता खुला है और फिनलैंड की रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो यूरोपीय संघ के किसी भी देश में सबसे बड़ी है। और क्रेमलिन की प्रतिक्रिया तुरंत आई। वे तुरंत कहने लगे कि फिनलैंड रूस को धमकाना शुरू कर रहा है। सच तो ये है कि पुतिन ने अपना पूरा करियर परमाणु डर को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए बिताया है, और उन्होंने ऐसा पश्चिम को पंगु करने के लिए किया ताकि कोई भी पास ना आ सके। लेकिन असल में नतीजा कुछ और ही निकला। वह जागा तो फिनलैंड उसकी सीमा पर रास्ता खोल रहा था, यूरोप फिर से हथियार बंद हो रहा था, और यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन को अपने ही हथियारों से सुरक्षा देने की पेशकश कर रहा था। पुतिन के पास जो सबसे मजबूत पत्ता था वह अब उसके हाथ से छीना जा रहा है। अब तक हमने जो कुछ भी कहा है वह अभी तक आधिकारिक नीति नहीं बना है, लेकिन जब यह आगे बढ़ेगा तो हम यहाँ इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। आगे आने वाले अपडेट्स न चूके, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।